हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं संगम एज। लास्ट सेशन में हमने जो है क्लास कंप्लीट करी थी, सतवानाज किंग देखे थे, सतवाना डायनेस्टी में कौन कौन से किंग आते हैं और साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे संगम एज। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने एंशिएंट हिस्ट्री की नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे चैप्टर जो है एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट कर रहे हैं विद PYQs। करते हैं संगम एज। संगम एज क्या है? तो संगम एज एक ऐसा एज है जहाँ पे, इसको संगम एज क्यों बोल रहे हैं? संगम का मतलब है कि यहाँ पे क्या होती थी, असेंबलीज होती थी, एकेडमीज होती थी। किसकी? पोइट्स की होती थी। ठीक है, उन पोइट्स की एकेडमी होने की वजह से क्या होता था कि उस समय कौन कौन से किंगडम थे, क्या क्या चीज़ें थी, उनके बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से इस एज को नाम दे दिया गया संगम एज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब माना जाता है? तो इसका टाइम पीरियड 300 BC से लेकर 300 CE तक का टाइम पीरियड संगम एज का टाइम पीरियड माना जाता है। इस संगम एज में क्या हुआ था, यहाँ पे पोइट्स जो थे उनकी एकेडमीज होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से उस समय का सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से थी, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, इकोनॉमी कैसे थी, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, उस समय जो भी लिटरेचर वर्क हुआ था उनके थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, तो उसी समय के हमें 3 किंगडम्स के बारे में पता चलता है, जिन तीनों किंगडम्स को जो है हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। वो है आपके चेर, चोला और पांड्य। ठीक है, पांड्य जो थे ये मदुरई के थे और ये पांड्य क्या करते थे, ये ही जो है इनको पैटर्नाइज करते थे। ये संगम होती थी। ठीक है, संगम एकेडमीज में क्या होता था, जैसे कि हमने जाना है, यहाँ लिटरेरी वर्क होता था, यानी कि जो भी साहित्य है उससे रिलेटेड वर्क किया जाता था। तो कितनी टोटल संगम हुई हैं? तो 3 संगम हुई हैं। ठीक है, एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी है? पहली हुई थी मदुरई में। ठीक है, इसके कोई भी साक्ष्य जो है अवेलेबल नहीं है। दूसरी कपाड़पुरम में हुई थी और यहाँ का एक रचना मिलती है जिसका नाम है तोलकाप्पियम। और तोलकाप्पियम को किसने लिखा था? तोलकाप्पियर ने लिखा था। ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क है तोलकाप्पियम। और तोलकाप्पियम में क्या है, ग्रामर और पोइट्री से रिलेटेड है, यानी कि व्याकरण और किस काव्य से रिलेटेड चीज़ें जो है तोलकाप्पियम में, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरी संगम कहाँ होती है? तो तीसरी जो संगम होती है वो मदुरई में होती है और इसके भी कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं। ठीक है, कुछ लिटरेरी वर्क्स जो है मिले हैं। तो इस तरीके से तीनों हमें याद रखनी है। पहली हुई थी मदुरई में, दूसरी कपाड़पुरम में और तीसरी भी मदुरई में हुई थी। तोलकाप्पियम सेकंड वाली संगम से जो है हमें प्राप्त हुई है। ये इसी समय पे लिटरेरी वर्क हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो देखो, ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, झारखंड PCS में। यहाँ पूछा है संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का कार्य है, यानी कि तोलकाप्पियम में क्या है। तो तोलकाप्पियम किससे रिलेटेड है? हमने क्या देखा था? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है, तो व्याकरण से रिलेटेड है और पोइट्री से रिलेटेड है। ठीक, अगला देखो, 1997 में पूछा गया तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो किससे है? व्याकरण और काव्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। तीसरा क्वेश्चन 2014 में पूछा है। यहाँ पूछा है संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, किसका है? तमिल कविता का है, तमिल व्याकरण का है, तमिल वास्तुशास्त्र का है, तमिल राजशास्त्र का है। तो आंसर क्या होगा? तमिल व्याकरण का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा तोलकाप्पियम कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। लेट्स हाईलाइट इट। ठीक है, सो तोलकाप्पियम हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया है 2006 में UPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया है कि थर्ड संगम कहाँ पे हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या होगा? मदुरई में हुई थी। पहली कहाँ हुई थी? मदुरई में, दूसरी कपाड़पुरम में, तीसरी फिर से मदुरई में हुई थी। ठीक है, पहले वाले में हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, दूसरे वाले में तोलकाप्पियम में, तीसरे में भी कुछ लिटरेरी वर्क्स के एविडेंसेस मिले हैं। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पे कुछ संगम लिटरेचर के बारे में देखते हैं, जिसमें है इत्तुत हो गई, पट्टू। ये नेम याद रखने हैं कि संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। ठीक है, पथिनीन किल कनक्कू। ठीक है, इसमें भी 18 वर्क्स हैं। यहाँ पे इथिक्स और मोरल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है आपका 2 एपिक्स हैं जिनमें है शिल्पकादिकारम और मणिमेगलई। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। शिल्पकादिकारम को लिखा है किसने? इलांगो इडिगल ने। और मणिमेगलई को लिखा है किसने? सितलई सतनार ने। ठीक है, जो इलांगो इडिगल है जैनिज्म को फॉलो करते थे और सितलई सतनार जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ये भी ध्यान रखना है, दोनों ही क्या है, हास्य काव्य है। ठीक है, आगे है अदर सोर्सेज हैं जहाँ से हमें संगम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। वो है आपके ग्रीक ऑथर्स, जैसे कि मैगस्थनीज हो गए, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी। इन सब के द्वारा क्या पता चलता है? इनके द्वारा पता चलता है कि जो भारत में वेस्टर्न कंट्रीज और साउथ इंडिया के साथ कॉमर्शियल ट्रेड होता था बाहर के
देशों के साथ, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी मिलता है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया है चेरास, चोलास और पांड्यास के बारे में, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हम ऑलमोस्ट 3 क्लासेस में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले हमने मौर्य क्लास में कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वेजन वाली क्लास में भी देखा था, ठीक है। आपको बताना है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस किंग से रिलेटेड है और किस वंश से रिलेटेड है वो किंग। तो इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी तमिल किंगडम्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, लिटरेरी वर्क हो गए या फिर वो इंस्क्रिप्शंस हो गए या ग्रीक ऑथर्स हो गए, तो इन सभी सोर्सेज के थ्रू हमें क्या पता चलता है, इन सभी सोर्सेज के थ्रू हमें संगम एज के बारे में पता चलता है। और पता चलता है कि उस समय कौन कौन से किंगडम थे और वो उन किंगडम का पॉलिटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी और बाकी के रिलीजन कैसे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो शिल्पकादिकारम के बारे में देखते हैं। शिल्पकादिकारम में क्या है, एक देखो शॉर्ट में याद रखना है क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कोवलन होता है, उसकी एक पत्नी होती है कनंगी, ठीक है। अब क्या होता है, कोवलन को प्रेम हो जाता है माधवी से जो कि एक डांसर थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यहाँ का एक राजा होता है, पांड्य किंग होता है उस समय, उसका नाम है कौन, नेंदुजलियान। नेंदुजलियान राजा होता है, उसकी क्वीन होती है और उसकी क्या होती है, पायल खो जाती है। सेम पायल जो थी वो कनंगी के पास भी थी उसी तरीके की। तो कोवलन जो है उस पायल को बेचने जाता है और वो पायल बेच देता है। लेकिन जब राजा को पता चलता है कि वैसे टाइप की सेम पायल है तो वो समझता है कि वो रानी की पायल है और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और कोवलन को मृत्युदंड दे देता है, जिसके बदले में क्या करती है, कनंगी राजा को श्राप दे देती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है हमें शिल्पकादिकारम की स्टोरी। उसके बाद जो चेर किंग थे यहाँ पे ही याद रखना है। देखो पांड्या का किंग जो था नेंदुजलियान, इसको तो श्राप दिया था कनंगी ने, लेकिन चेर जो किंग था जिसका नाम सेंगुट्टवन था, वो गैंगेटिक रीजन तक गया था। उसने कहाँ तक एक्सपेंड किया था, गैंगेटिक रीजन में गया, वहां से मिट्टी लेके आया और कनंगी की मूर्ति बनाने का कार्य किया। तो ये याद है, पटनी कल्ट स्टार्ट करने का काम सेंगुट्टवन ही करता है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो संगम एज में क्या है, पोइट्रीज लिखी गई हैं। तो पोइट्रीज के 2 जॉनरास होते हैं, जिसमें एक है अहम और एक है पुरम। अहम का मतलब है ऐसी पोइट्रीज जो लव पर बेस्ड है, जिनकी थीम लव है, और ऐसी पोइट्रीज जिनकी थीम क्या है, वॉर पर बेस्ड है। अब पोइट्री जो थी वो 2 टाइप की होती थी, एक तो होती थी नैरेटिव और एक होती थी डायडिक्ट। नैरेटिव मतलब कि जो नरेट करके बताई जा रही है, जिनके एग्जाम्पल है इत्तुत हो गई और पट्टू पट्टू, ठीक है। और उसके बाद है डायडिक्ट में है पद्नेन और तिरुकुराल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने हैं। देखो शिल्पकादिकारम पे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, शिल्पकादिकारम के लेखक कौन थे, 2002 में पूछा गया ये। तो आंसर होगा इलांगो इडिगल, जो है कौन थे, इसके लेखक थे। तो देखो अब हम यहाँ पे इन 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हमें, इन तीनों किंगडम के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इन तीनों किंगडम के बारे में हमें संगम लिटरेरी वर्क से पता चलता है। यहाँ पे है ये चेर, ये है चोलास और ये है पांड्यास, ठीक है। पांड्यास कौन थे, पांड्यास पैटर्नाइज करते थे संगम को, ठीक है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेरास को, ठीक है। चेरास कहाँ है, चेरा इधर वाले रीजन में, चेरा ये नॉर्थ केरल तमिलनाडु वाले रीजन में। इनकी कैपिटल का नाम क्या था, वंजी इनकी कैपिटल का नाम था। मुसीरी और टोंडी जो थे वो इनके क्या थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। इनका एम्बलम क्या है, तो बो एंड एरो, क्या है, बो एंड एरो इनका जो है एम्बलम था। रोम ट्रेड करते थे, रोम के साथ ट्रेड होता था इनका। इन्होंने जो है अगस्टस का भी टेम्पल यहाँ पे बनाने का काम किया था। अगस्टस कौन था, अगस्टन रोम का एक किंग था, जिसके सम्मान में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उसका एक टेम्पल बनाया था। अब चेराज में कोई इंपॉर्टेंट किंग, तो हाँ एक इंपॉर्टेंट किंग है, कौन है, सेंगुट्टवन। अभी हमने पढ़ा था ना, सेंगुट्टवन कौन था, वो गैंगेटिक एरिया तक पहुँचता है, मतलब क्रॉस करके साउथ से कहाँ जाता है, साउथ से जाता है नॉर्थ की साइड गैंगेटिक रीजन में, वहाँ से मिट्टी लेके आता है और कनंगी की मूर्ति बना के काम करता है, पटनी कल्ट को स्टार्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसको। तो सेंगुट्टवन को क्या बोलते हैं, सेंगुट्टवन को रेड चेर या गुड चेर भी कहा जाता है, ठीक है। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या है इसकी, सो मिलिट्री अचीवमेंट में है कि इसने एक्सपेडिशन कहाँ तक किया था, इसका एक्सपेडिशन हिमालय तक हुआ था और इसने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी रूलर्स को क्या किया था, हराया था। ये बात किस में मेंशन है, ये शिल्पकादिकारम में जो है मेंशन की गई है, ठीक है। इसने पटनी कल्ट स्टार्ट किया था, अभी हमने देखा था ना, पटनी कल्ट यानी कि वर्शिप ऑफ कनंगी, कनंगी की मूर्ति बनाई थी और पटनी कल्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट ऐसा है जिसने चाइना में एम्बेसी भेजी थी। तो फर्स्ट कौन है जिसने एम्बेसी चाइना भेजी है साउथ इंडिया से, तो दैट इज सेंगुट्टवन, ठीक है। 2nd सेंचुरी का किंग है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने क्या किया, पटनी कल्ट को स्टार्ट किया है, और क्या किया है, और इसने एक्सपेडिशन किया है कहाँ तक, हिमालय तक, एक्सपेडिशन टू हिमालयास, और इसने एम्बेसी भेजी है टू चाइना। तो ये चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब
अगला किंगडम है चोलास। चोलास इस एरिया में है, ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ पार्ट और तमिलनाडु में है ये। इनका कोर एरिया कावेरी डेल्टा वाला है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे चोल मंडलम भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या है, उरियूर या पोहार इनकी कैपिटल है। पोहार को बाद में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। उरियूर किसके लिए फेमस है, उरियूर जो है किसके लिए, कॉटन के लिए। यहाँ पे क्या होता है, कॉटन फैब्रिक वर्क होता है, ठीक है। तो याद रखना है उरियूर किसके लिए, कॉटन के लिए। इनका एम्बलम क्या है, तो इनका एम्बलम होगा टाइगर, चोलास का, ठीक है। ये इन्होंने मेंटेन की है क्या, आर्मी नेवी मेंटेन की है, मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग नेवी थी। ये चीज हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ का कोई इंपॉर्टेंट किंग हो तो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट किंग है जिसका नाम है कराईकल, ठीक है। बैटल ऑफ वेनी कराईकल की होती है, करता है ये चेरास, पांड्यास और 11 एक माइनर चिफडम से उनको हरा देता है। कावेरी के कोस्ट बनवाता है, यानी कि ये क्या करता है कि 12,000 प्रिजनर्स जो है कहाँ से, श्रीलंका से लाए जाते हैं और उनकी हेल्प से क्या बनाते हैं, कावेरी पर कावेरी का तट बनाया जाता है, ठीक है। वट किरुतल क्या है, वट किरुतल है सुसाइड आफ्टर डिफीट। मतलब ऐसा होता है कि कोई राजा है, वो किसी वॉर में गया है और यदि वो हार जाता है तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं वट किरुतल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या बोल रहे हैं, इसको वट किरुतल कहा जा रहा है। कावेरी कोस्ट इसने बनवाया था, ये भी ध्यान रखना है, कावेरी कोस्ट बनवाया था। कहाँ से, जो 12,000 सैनिक कहाँ से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं। फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ पोहार। तो पोहार सिटी को किसने किया था, ये कराईकल ने ही जो है इसको किया था, ठीक है, याद रखना है। और क्या याद रखना है, यहाँ याद रखना है कि इनकी एक इफिशिएंट नेवी थी, इस चीज़ को याद रखना है। और कैपिटल क्या थी, उरियूर थी। उरियूर किसके लिए फेमस है, कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला किंगडम है पांड्यास, ठीक है। पांड्यास इस रीजन में, यहाँ पे मदुरई, इनकी कैपिटल क्या है, मदुरई, याद रखनी है, ठीक है। फाउंडर ऐसा माना जाता है, नोंडियोन जो था, नोंडियोन नाम का एक राजा जो था वो फाउंडर था इनका, ठीक है। एम्बलम क्या है इनका, सो इनका एम्बलम है फिश। इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, तो इनका इंपॉर्टेंट, अच्छा पोर्ट्स भी देखो हाईलाइट कर लेते हैं सबका। इनका है इंपॉर्टेंट पोर्ट कोरकोई, और देखो यहाँ पे किसका है, इनका मुशरी और टोंडी जो है इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट है। सो फिश क्या है, फिश जो है इनका एम्बलम है। कोरकोई पोर्ट है जो पर्ल फिशिंग के लिए फेमस है। तमिल संगम्स को क्या किया था, पैटर्नाइज किया था, हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं। रेगुलर आर्मी थी इनकी। इनका जो है ट्रेड के थ्रू काफ़ी प्रॉस्पेरस हो रहा था, पर्ल्स के लिए फेमस थे ये। इनकी पावर डिक्लाइन करती है जब कालभ्रास का विजन करती है 300 से 600 सीई के समथिंग। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि पांड्यास के बाद कौन आता है, कालभ्रास आते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है इन रीजन्स में, ठीक है। यहाँ पे एक बुक देखें तो जिसका नाम है मदुरई कांची, ठीक है। मदुरई कांची बुक है जो कि पांड्यास के सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि ट्रेड के साथ इनका रोम होता था। ऑलमोस्ट तीनों किंगडम्स का ट्रेड के रोम के साथ ट्रेड होता था, ठीक है। किसके साथ, रोम के साथ ट्रेड हो रहा है तीनों का। फिर है डिप्लोमेट थे, वो अगस्टस के कोर्ट में भी गए थे। अगस्टस का किसने और बनवाया था, अगस्टस का भी हमने देखा था ना, चोलास ने क्या करवाया था, रोम के साथ ट्रेड हो रहा है तो अगस्टस किंग का क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे टेम्पल बनवा रहे हैं। और डिप्लोमेट कहाँ से जा रहे हैं, तो ये पांड्यास से भी गए हैं। वैदिक सेक्रीफाइसेस करते थे। नेंदू जलियान थी, नोन फॉर हिज मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जैसे बैटल ऑफ तलाई लंगम, ठीक है, याद रखना है, बैटल ऑफ तलाई लंगम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जिसकी अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नेवी के बारे में हमने क्या देखा है, किसकी नेवी फेमस थी, तो चोलास की नेवी फेमस थी। ये देखो 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। यहाँ देखो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, चोलास में क्या देखा है हमने, इनकी नेवी जो है काफ़ी इफिशियंट और मेंटेन थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है कि संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था। हमने क्या देखा था, कॉटन के लिए, कॉटन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने तीनों किंगडम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी है। अब हम देखते हैं कि उस समय इन तीनों किंगडम्स में किस तरीके की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं रॉयल एम्बलम। तीनों ही किंगडम्स के अपने अपने एम्बलम थे, जैसे कि टाइगर है चोलास का, फिश है पांड्यास का, और बो एंड एरो है किसका, चेरास का, ठीक है। हेरिडेटरी मोनार्की थी, यानी कि राजा है उसके बाद उसका पुत्र जो है वो राजा बनेगा, इस तरीके से क्या थी, हेरिडेटरी मोनार्की थी। उसके बाद क्या है, 5 काउंसिल्स थी, जैसे मिनिस्टर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अमाईचार, प्रिस्ट को क्या बोल रहे हैं, अंथनार, एनवॉय को क्या बोल रहे हैं, थूथार, और मिलिट्री कमांडर्स को क्या बोल रहे हैं, सेनापति, और स्पाइक्स को क्या बोल रहे हैं, ओरार। और कौन होते हैं, जो स्पाईगिरी करते हैं, ठीक है। आगे है रेगुलर आर्मी होती थी इनकी खुद की। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम, यानी कि ऐसा कौन सा मेन सोर्स था जिसके द्वारा राज्य की आय चलती थी, तो लैंड रिवेन्यू जो था वो क्या था, इनका मेन सोर्स था। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी थी जो फॉरेन ट्रेड पे ये अप्लाई करते थे, ठीक है।
अब हम यहाँ देख रहे हैं संगम सोसाइटी किस तरीके थी। तो क्या उस समय इनइक्वालिटी थी? तो हाँ, बिल्कुल इनइक्वालिटी थी, क्योंकि रिच जो होते थे, जो लोग अमीर थे, उनके घर ब्रिक के बने होते थे और जो गरीब होते थे उनकी झोपड़ी वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, तोलकापियम में रेफर करता है 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स को। कौन कौन से हैं वो लैंड्स? यानी कि तोलकापियम जो रचना है तोलकापियर की, उसमें क्या दिया गया है? 5 टाइप के लैंड्स दिए गए हैं, जिनमें है देखो कुरिंजी। कुरिंजी बोलते हैं हिली ट्रैक्स को। ठीक है, मुलई किसको बोल रहे हैं? पेस्टोरल्स को। और है मरुदम किसको बोले हैं? एग्रीकल्चर को। नेयाडल किसको बोले हैं? कोस्टल्स को। और पलाई है डेजर्ट को। ठीक है, क्या उस समय स्लेवरी थी? तो बिल्कुल याद रखना है कि स्लेवरी जो है बिल्कुल नहीं थी संगम टाइम में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या था? स्लेवरी उस समय नहीं थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 कास्ट के बारे में भी बताया गया है, जिसमें है अरासर। अरासर है जो रूलिंग क्लास होती थी उसको। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको क्या करना है हमें, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हमें। यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया जा रहा है। ठीक है, अरासर कौन थे? रूलिंग क्लास होती थी। अनंतनार कौन होते थे? अनंतनार पॉलिटी और रिलीजन से रिलेटेड वर्क जो करते थे। वैनेगार किसको बोलते थे? जो ट्रेड करते थे। और वेल्लार बोलते थे जो एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। ठीक है, अब वुमेन देखते हैं कि आखिरकार संगम एज में वुमेन्स की किस टाइप की कंडीशन थी। तो वुमेन की कंडीशन जो है काफी रेस्पेक्टेड और एजुकेटेड थी। क्या करती थी? पोइटिक वर्क करने का भी काम करती थी। कुछ वुमेन पोइट्स के नाम देखें तो जिसमें है एवियार और नेचलिया, उसके बाद है कैकई पड़नियार। ठीक है, ये तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है इनका, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्हें अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने के लिए अलाउड थे ये। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करते थे? सती प्रैक्टिस होती थी। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? सती जो है प्रैक्टिस होती थी, बट कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है? ये हो रही है आपकी जो हायर वर्ल्ड है, यानी कि जो हायर सोसाइटी है, वहाँ पे सती प्रैक्टिस देखी जा रही है यहाँ पे। उसके बाद जो लोअर कास्ट की वुमेन होती थी वो एग्रीकल्चर का काम करती थी, जिन्हें क्या बोलते थे? कैडी सेवर बोलते थे। ठीक है, और विडोज जो थी उनकी कंडीशन काफी ज्यादा दयनीय थी। ये भी चीज हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। सो आगे अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी में हम क्या देखेंगे? देखो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन था। ठीक है, राइस जो है मोस्ट कॉमन क्रॉप होती थी। आज भी हम यदि देखें तो आज भी साउथ के इन पार्ट्स में क्या हो रहा है? इन पार्ट्स में जो है राइस की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स में देखें तो हैंडीक्राफ्ट थी, जिसमें कौन थी? वीविंग थी, मेटल वर्क्स होता था, कारपेंट्री होती थी, शिप बिल्डिंग्स की जाती थी, बीड्स, स्टोन, आइवरी ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेट डिमांड होती थी। इन सभी चीज़ों की क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में ग्रेट डिमांड होती थी। ठीक है, कॉटन और सिल्क के क्लॉथ जो थे उनकी डिमांड वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पे क्या है? कॉटन, और इसकी डिमांड काफ़ी अधिक थी। स्पेशली कॉटन क्लॉथ जो थे उरियूर के, हमने देखा था ना उरियूर किस लिए फेमस है? कॉटन के लिए। देखो ये चीज़ यहाँ आ गई और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उरियूर के कॉटन क्लॉथ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी। मथुरा में एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ पाया जाता है जिसे शाटक क्लॉथ बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी काफ़ी डिमांड होती थी। डाइंग जो होती थी वो साउथ इंडिया में कपड़ों की रंगाई की जाती थी, जैसे अराइकमेडू या उरियूर में, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब हम देखें पुहार के बारे में। पुहार क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था। किस लिए? फॉरेन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था। अदर यहाँ पे कुछ पोर्ट्स देखें जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जिसमें टोंडी, मुशीरी, कॉरकोई, अराइकीमेडू और मराक्कनम, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ध्यान रखना है इन सभी पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं मेजर एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता था? मेजर एक्सपोर्ट कॉटन, फैब्रिक और स्पाइसेस का होता था। और इंपोर्ट्स किसका हो रहा है? हॉर्स का हो रहा है, गोल्ड का हो रहा है और स्वीट वाइन का हो रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का इंपोर्ट होता था, इन तीनों का एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉइन्स का क्या हाल था। तो कॉइन्स देखो, गोल्ड कॉइन जो है डेली में तो नहीं यूज होते थे, डेली में प्रोटीन, लेड और कॉपर के यूज हो रहे हैं। रोमन कॉइन्स जो होते थे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रोमन कॉइन कोई भी आया यहाँ पे और उसको क्या है? स्मेल्टिंग कर दी गई उसकी, उसको मतलब गला के क्या कर दिया गया? रीयूज कर लिया जाता था। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड लग्जरी आइटम्स का ट्रेड होता था, ना कि डेली आइटम्स का। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेड रूट किस तरीके से था। ऑलरेडी हम पिछली क्लास में ट्रेड रूट्स को क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसमें इसमें देखो तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक का जो रूट था उसको उत्तर पथ कहा जाता है, और कौशाम्बी से लेकर उज्जैन और आगे फर्दर डिवाइड था, इसे दक्षिण पथ कहा जाता है। ये दोनों ट्रेड रूट्स के बारे में हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तम पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट को सही तरीके से उत्तर चुनिए। कौरकोई है, पुहार है, तोंडी है या मुशीरी है? तो देखो तोंडी और कौन सा है? और मुशीरी, ये दोनों पोर्ट किधर की साइड है? वेस्ट की साइड है। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तोंडी और मुशीरी। अगला क्वेश्चन फिर पोर्ट से पूछा है 2023 में, जिसमें पूछा है कौरकोई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में विख्यात थे? पोर्ट के रूप में, राजधानी नगर के रूप में, लौह इस्पात के रूप में, जैन तीर्थ
करो के चैत्य के रूप में। तो आंसर क्या होगा, पत्तन, यानी कि पोर्ट्स के रूप में जो है ये विख्यात थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे रिलीजन देखते हैं कि उस समय इन तीनों किंगडम्स में लोग किस धर्म को फॉलो करते थे। देखो प्राइमरी जो पूजा होती थी वो मुर्गन की होती थी। मुर्गन नाम से जो है एक गॉड थे। आगे चलकर ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय जो है, यानी कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो ये मुर्गन थे जो बाद में कार्तिकेय बन जाते हैं। ठीक है, अदर गॉड्स भी थे जिनकी पूजा होती थी, जैसे विष्णु को मायोन कह रहे हैं, इंद्र को वेदान कह रहे हैं, और वरुण भी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सभी क्या थे, ये अदर गॉड्स की भी पूजा होती थी। ठीक है, नाडु काल क्या है, देखो इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी हमें ध्यान रखना है नाडु काल के बारे में। नाडु काल, नाडु या वीर काल भी कहा जा रहा है इसे। हीरो स्टोन्स होते थे, यानी कि कोई भी राजा है, वो राजा वॉर में गया है, वॉर में वो अपनी बहादुरी दिखाते दिखाते शहीद हो गया है, तो उसकी क्या करते थे, उसकी प्रतिमा बनवा दी जाती थी और उसकी पूजा करी जाती थी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको नाडु काल वर्शिप या वीर काल भी कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं संगम एज से रिलेटेड। काफ़ी बार टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि खिजर। खिजर क्या है, चीफ ऑफ विलेज होता था जिसे खिजर बोला जाता था। नाडू क्या होता था, नाडू एक स्मॉल एरिया को कहते हैं। पंडार किसको बोलते हैं, पंडार डांसर को बोलते हैं। वैदलियार किसको बोले, सिंगर्स को वैदलियार बोलते हैं। ठीक है, मनरम किसको बोलते हैं, किंग्स के कोर्ट को मनरम कहा जाता है। अमाईचान किसको कहा जाता है, मिनिस्टर्स को। मूवेंडर किसको कहेंगे, तो मूवेंडर किंग ऑफ 3 किंगडम्स को कहेंगे मूवेंडर। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स देखो। जीवक चिंतामणि है, जीवक चिंतामणि किसकी रचना है, तिरुटक देवर की। ठीक है, उसके बाद है इराम अवतारम। इराम अवतारम किसकी है, कंबन की है, और ये तमिल रामायण है। ठीक है, इसी तमिल रामायण जो लिखी गई है उसको इराम अवतारम बोलते हैं, और कंबन ने जो है इसको लिखा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ 2010 में आया, निम्नलिखित में से तमिल रामायण या राम अवतारम का लेखक था कौन था, तो आंसर होगा आपका ए, कंबन। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा सेशन कंप्लीट किया। आगे की क्लासेस में हम गुप्ता को स्टार्ट करने वाले हैं। गुप्ता टाइम पे किस तरीके से वर्क होता था, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटी किस तरीके से थी, और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने इस सेशन में सोचा है लास्ट सेशन से कि हम यहीं पे कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो यहीं पे डिस्कस कर लिया करें सेम सेशन में। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।